हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी जो भारतीय संविधान की क्लास नंबर 11 है, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। इसमें आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एज इट इज एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसमें जो हमने अभी तक पढ़ाया उसे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। अगर आप लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आइए और आपको वहाँ पर एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। तो आप लोग वहाँ पर आकर देखें कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ सच में वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो चलते हैं, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। तो हमने जो पढ़ा था वह राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो हमको पढ़ना है वह पढ़ना है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, जो कि अनुच्छेद 72 में दिए गई हैं। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन हैं उनको हम लोग बहुत ही विस्तृत और धैर्य के साथ सीखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ तो आप लोग गलती कर सकते हैं। तो आप लोग मात्र और मात्र 1 घंटे मेरे साथ बने रहें और आपको पूरा जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग चलिए मेरे साथ नोट्स निकाल लीजिए और बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसी ये क्लास चल रही है। तो आप लोग नोट्स निकाल कर और शिद्दत के साथ ईमानदारी पूर्वक लिखते चलिएगा। चलते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो अब हमें जानना है कि जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ होती हैं वह कौन कौन होती हैं, कितनी होती हैं। तो जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं, अगर राष्ट्रपति किसी को न्याय देता है तो उन्हीं शक्तियों को राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में रखा गया है। तो जिसमें हमें जानना है कि जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं वह कितने प्रकार की हैं। तो जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं वह जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में दी गई हैं वह टोटल 5 प्रकार की दी गई हैं। तो जिसमें से जो पहली शक्ति है वह है क्षमा। क्या? पहली शक्ति है क्षमा। दूसरी शक्ति है, पहली शक्ति है क्षमा। उसके बाद है लघुकरण, क्षमा, लघुकरण। उसके बाद परिहार। उसके बाद है विराम। और उसके बाद है प्राविलंबन। उसके बाद है प्राविलंबन। तो आप लोग समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ है वह है पहली क्षमा, उसके बाद लघुकरण, परिहार, विराम और प्राविलंबन। तो इससे कैसे प्रश्न हमारे पेपर में बने हैं और आगे बनने की संभावना है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो जो राष्ट्रपति की ये क्षमा वाली शक्ति है, तो इसमें जो राष्ट्रपति है वह लिखिएगा क्षमा को समाप्त कर सकता है। क्या? इसमें लिखिएगा सजा को समाप्त कर सकता है। सजा को समाप्त कर सकता है। इसमें जो राष्ट्रपति है वह सजा को बिल्कुल ही समाप्त कर सकता है। अगर आपको मृत्युदंड दी जा रही हो और अगर आप राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका लगाते हैं तो हो सकता है कि राष्ट्रपति आपको माफ़ कर दे, यानी सजा जो आपकी है उसे समाप्त कर सकता है। उसकी आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये लघुकरण क्या है। तो जो लघुकरण है उसमें है क्या? इसमें है सजा की प्रकृति को बदल देना। जो लघुकरण है, लघु माने होता है छोटा, इसमें लिखिएगा लघुकरण में सजा की प्रकृति बदल देना।
सजा की प्रकृति बदल देना। इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि आपको पहले फांसी दी जा रही थी। क्या? आपको पहले फांसी दी जा रही थी। अगर आप राष्ट्रपति के पास जो लघुकरण के लिए दया याचिका दायर करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको इसे बदल कर जीवन कारावास कर दिया जाए। क्या? जीवन कारावास, जीवन कारावास कर दिया जाए। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझे होंगे और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं कि अगर आपको बोला जाए क्या कि लघुकरण में क्या आता है, तो लघुकरण में सजा की प्रकृति बदल देना। राष्ट्रपति इसमें क्या करता है कि अगर आपको मान लीजिए कि फांसी सुनाई जाने वाली है और अगर आप राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करते हैं लघुकरण के लिए, तो वहाँ पर आपकी जो सजा है उसकी प्रकृति बदल दी जाती है, जिससे आपको कारावास, अब फांसी के स्थान पर कारावास की सज़ा हो सकती है। चलिए आगे और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं परिहार। जो परिहार है उसमें क्या होता है? परिहार में होता है सज़ा की अवधि को कम कर देना। इसमें क्या होता है? सज़ा की अवधि को कम कर देना। सजा की अवधि को कम कर देना। जो परिहार है इसके अंतर्गत मान लीजिए कि अगर आपको जीवन कारावास दिया गया है तो वहाँ पर अगर आप राष्ट्रपति के पास में परिहार के लिए दया याचिका दायर करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि जीवन कारावास के स्थान पर आपको 10 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष का सज़ा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखिएगा जीवन कारावास। इससे हमें बदल कर दिया जाता है, या जो राष्ट्रपति की इच्छा हो, मान लीजिए कि 20 वर्ष पहले आपको जीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, लेकिन अगर आप परिहार के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करते हैं तो वहाँ पर आपको जीवन कारावास के स्थान पर 20 वर्षों की सज़ा दी जा सकती है। इसकी आगे देखिएगा, यहाँ पर है क्या? विराम। विराम में क्या होता है? विराम में होता है विशेष परिस्थितियों में सज़ा को समाप्त कर देना। इसमें लिखिएगा विराम में विशेष परिस्थितियों में सज़ा, विशेष परिस्थितियों में सज़ा को समाप्त कर देना। विशेष परिस्थितियों में सज़ा को समाप्त कर देना। विशेष परिस्थितियों में सज़ा को समाप्त कर देना, ये होता है विराम के अंतर्गत। तो आप लोग इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है, क्या? मान लीजिए कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है और उसको जीवन कारावास या फांसी की सज़ा होनी है, तो वहाँ पर अगर वह राष्ट्रपति के पास विराम के लिए दया याचिका दायर करती है तो वहाँ पर जो गर्भवती स्त्री है उसको सज़ा से मुक्ति मिल सकती है। तो ये विराम के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब हम चलते हैं और समझते हैं अंतिम है क्या? प्राविलंबन। जो प्राविलंबन का अर्थ होता है वह होता है क्या? जो प्राविलंबन का अर्थ होता है वह होता है फांसी पर अस्थायी रोक। क्या? फांसी पर अस्थायी रोक। इसका मतलब होता है कि अगर आपको फांसी दी जा रही है और आप राष्ट्रपति के पास प्राविलंबन के लिए दया याचिका दायर करते हैं तो आपकी फांसी पर अस्थायी रोक लग सकती है। उसकी आगे अब हम
समझेंगे। यहाँ पर ये 5 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे क्या, जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 74। तो आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में आपको लिखना है, इसमें लिखिएगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष पीएम होगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष पीएम होगा। तो जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, क्या करने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिस अनुच्छेद 74 में कहा गया है। उसकी आगे चलते हैं। जो राष्ट्रपति से जुड़ा अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 75। तो आप लोग डालिएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 में है क्या, जो पीएम की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। पीएम की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि मेरे साथ लिख रहे होंगे, जिसमें आप लोग अनुच्छेद 75 में लिखा होगा पीएम की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है और जो अन्य मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के, उनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसके आगे अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आप लोग लिखिएगा, अब हेडिंग जो हमें डालनी है वह डालनी है उपराष्ट्रपति। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग लिखे होंगे। इसको मिटाते हैं और चलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो आप लोग अपनी नोट्स बुक में हेडिंग डाल लीजिए उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को बहुत विस्तृत और विस्तार से समझते हैं, जितना कि आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति से संबंधित पहला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 63। तो आप लोग लिखिएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63। अनुच्छेद जो संबंधित हुआ है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आप लोग मेरे साथ लिखिएगा कि जो अनुच्छेद 63 में कहा गया है वह है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक मतलब एक से अधिक उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता है। इसकी आगे जो अनुच्छेद 64 है उसमें क्या कहा गया है? जो अनुच्छेद 64 है उसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो अनुच्छेद 64 उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा, जिसे आप उच्च सदन भी कहते हो, तो राज्यसभा का पदेन सभापति वह उपराष्ट्रपति होगा। इसके आगे अब चलते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 65। आप लोग लिखिएगा मेरे साथ अनुच्छेद 65। जो अनुच्छेद 65 है इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इसमें जो बताया गया है अनुच्छेद 65 में वह है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जो अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य करेगा उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 65 में। उसके आगे चलते हैं, जहाँ से आपके पेपर में और प्रश्न बन सकते हैं। वह आपसे पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वह कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि जो उपराष्ट्रपति का, अगर इसको यहाँ देखिए, उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पद पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा यूएस से क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो उपराष्ट्रपति का पद है वह लिया गया है। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आप लोग डालिएगा कि ऐसे फैक्ट वाइज लिखते चलिएगा, यहीं से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग लिखिएगा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, लिखिएगा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक
मंडल द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप लोग यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता, तो आप लोग बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, तो वह निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो आगे लिखिएगा, जिसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब आगे लिखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप लोग लिखिएगा, उपराष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं कि एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए, जिससे कि वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो लिखिएगा, पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ। आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ। नंबर 3, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। बनने की योग्यता रखता हूँ। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हैं। वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। आप लोगों से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग बताओगे कि आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। उसकी आगे राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। अब आप लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ना है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, यानी उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। तो उसको भी हम इधर समझते हैं। क्या उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होनी चाहिए, तो आप लोग इधर देखिएगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि। अब देखिएगा कि उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है और क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास आपको मस्त लग रही हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। तो लिखिएगा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहाँ पर लिखिएगा, क्या भारत के उपराष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल
सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। और उसके आगे हम चलते हैं, लिखिएगा किंतु इसके पूर्व भी आगे, और इसमें लिखिएगा 5 वर्ष का होता है लेकिन इससे पूर्व भी इसे हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखिएगा किंतु इसके पूर्व, किंतु इसके पूर्व भी, किंतु इसके पूर्व ही राज्यसभा किंतु इसके पूर्व भी राज्यसभा में लाए गए प्रस्ताव, राज्यसभा में प्रस्ताव, इसके पूर्व भी राज्यसभा में लाए गए प्रस्ताव हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल वह 5 वर्षों का होता है, किंतु इसके पूर्व भी यहाँ पर ही नहीं भी लिखिएगा, इसके पूर्व भी राज्यसभा में लाए गए प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप लोग राज्यसभा को इंडिकेट कीजिएगा, और अगर आपसे कोई पूछता है कि राज्यसभा में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, तो आप लोग लिखिएगा संकल्प प्रस्ताव। राज्यसभा में जो प्रस्ताव आता है उसका नाम है राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। ये तो ही पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन हुई, लेकिन इसके बाद भी एक कंडीशन है, उसको हम मिटाते हैं और इधर लिखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है जिससे उपराष्ट्रपति को हटाया जा सके। तो आप लोग अब दूसरा इसका देखिएगा कि दूसरी कंडीशन क्या है जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो देखिएगा जो दूसरा है वह है क्या, राज्यसभा में लाए गए कुल सदस्य संख्या की, दूसरे में लिखिएगा राज्यसभा में लाए गए कुल राज्यसभा में लाए गए कुल सदस्य संख्या, राज्यसभा में लाए गए कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास किया, राज्यसभा में लाए गए कुल सदस्य संख्या के बहुमत, राज्यसभा में लाए गए कुल सदस्य संख्या के बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास किया जाने पर, बहुमत से पास किए जाने पर, बहुमत से पास किए जाने पर राज्यसभा में लाए गए कुल सदस्य संख्या से बहुमत से पास किए जाने पर, और लोकसभा में नहीं, यहाँ पर द्वारा लिखिएगा, और लोकसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव, लोकसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव से सहमत होने पर, ऐसे प्रस्ताव से सहमत होने पर, ऐसे प्रस्ताव पर सहमत होने पर उपराष्ट्रपति पद त्याग देता है, पद त्याग देता है।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा में लाए गए कुल सदस्य संख्या, आप लोग यहाँ पर इंडिकेट कीजिएगा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास किए जाने पर और लोकसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव से सहमत होने पर उपराष्ट्रपति जो अपना पद होता है वह त्याग देता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ। क्या शपथ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि उपराष्ट्रपति की शपथ से हमारे पेपर में कैसे कैसे हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लिखिएगा, उपराष्ट्रपति की जो शपथ का वर्णन है वह है अनुच्छेद, आपसे इसका पूछा जाता है अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति, इसमें लिखिएगा उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ भारत का राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति दिलाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो उपराष्ट्रपति की शपथ है उसको ध्यान से पढ़ा होगा, और जो उपराष्ट्रपति की शपथ है वह जो उपराष्ट्रपति है वह अपनी शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। कल हम जब आगे मिलेंगे आपसे तो आपको पढ़ाएंगे कि भारत का महान न्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 में है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।